Friends, we are discussing some important texts related with graduation course of Rajasthan Shekhawati Sanskrit University. And in this series, today we will start our discussion of a very popular and important play, Tughlaq, which is written by Girish Karnad. दोस्तों, गिरीश कर्नाड इंडियन थिएटर से, इंडियन मीडिया से जुड़े हुए एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। लास्ट ईयर इनकी डेथ हुई है। ही वाज बोर्न इन 1938, 1938 में मथारेन, जो कोंकण इलाका है महाराष्ट्र का, वहाँ इनका बर्थ हुआ था। He took his early education in Mumbai, then in Karnataka, and he was an eminent scholar also. He went to various universities. He was also a Rhodes Scholar, which is a very prestigious scholarship given by American universities. और he basically wrote his first play. उन्होंने अपना जो पहला प्ले लिखा था ययाति. This was the first play which he wrote in 1961, and it was originally written in कन्नड़ लैंग्वेज, जो उनका मदर टंग था, उसी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था. ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू दिस आर्ट ऑफ प्ले राइटिंग, बट एट द सेम टाइम ही वॉज इंटरेस्टेड इन अदर फील्ड्स लाइक जर्नलिज्म, टीवी, थिएटर उन्होंने खूब करा. ही आल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद फिल्म मेकिंग, एंड हिज वेरी फर्स्ट मूवी संस्कार, which was basically adaptation of अनंत मूर्ति's famous novel, उसके अंदर उन्होंने प्रोटैगनिस्ट की भूमिका निभाई थी, एंड ही वॉन आल्सो नेशनल अवार्ड फॉर दैट मूवी. इसके अलावा, ययाति के अलावा, उनके कुछ फेमस प्लेज हैं. हयवदन, obviously Tughlaq also has a great place in his works, and apart from it, he has also written The Flower and the Rain. देखिए, जो मेन जो बात है गिरीश कर्नाड के प्लेज की, इट इज, इफ यू लुक एट द टाइटल्स देमसेल्फ, तुगलक, ययाति, हयवदन, नागमंडल, ताले डंडा, इन सारे प्लेस के अंदर ही हैज यूज्ड सम मिथ्स of Indian history, Indian folklores, or even in the play Tughlaq, he has taken some real historical personalities. But he has not just presented the story. केवल एक कहानी को उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है. He has changed it. He has molded it according to the modern times, और यही उनके plays का सबसे unique feature है. And this particular feature puts him with some of the eminent dramatists of our time. हमारे समय के जो main कुछ dramatists थे गिरीश कर्नाड के साथ, बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, and to an extent Mohan Rakesh. इन सब ड्रामेटिस्ट्स के साथ गिरीश कर्नाड इज एट द फोरफ्रंट ऑफ मॉडर्न इंडियन ड्रामा, और इनको इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड का, उसके लिए बहुत सारे इनको अवार्ड्स भी मिले, जिसमें से कुछ मेन अवार्ड्स हैं. तुगलक के लिए इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था 1962 के अंदर, और 1965 के अंदर, 64 के अंदर तुगलक इन्होंने लिखा था बेसिकली कन्नड़ के अंदर, और साथ ही में इनको 1999 में ज्ञानपीठ अवार्ड से ऑनर्ड किया गया था फॉर हिज सर्विस इन द फील्ड ऑफ ड्रामा. इनफैक्ट तुगलक के लिए नहीं, इनको ताले डंडा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था. ताले डंडा के लिए 1994 के अंदर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था. So this is a brief intro about this dramatist. 2019 में last year, and many of you may have seen him playing a part in very popular and hit movie एक था टाइगर, जिसके अंदर he acted as the boss of
सलमान खान। गिरीश कर्नाड ने इंडियन टेलीविजन पे भी काम किया है, स्क्रिप्ट राइटिंग में भी इन्होंने बहुत काम किया है. सो ही वाज अ मैन ऑफ, यू कैन से, मैनी टैलेंट्स, एंड all his learnings, all his understanding of the theater can be seen in his classical plays like ताले डंडा, हाय वदन एंड तुगलक. तो चलिए इस इंट्रो के बाद अब हम बात करते हैं इस प्ले के बारे में, तुगलक के बारे में. कई बार यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आता है, यूज ऑफ हिस्ट्री एंड मिथ्स. तो आप उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये थोड़ा सा एक कमेंट आप इसको ऐड कर सकते हो. इन्होंने कहा था, आई कैन नॉट इन्वेंट प्लॉट्स, therefore I use myths. इसी तरह से I cannot invent stories, so I go to history. Though it was in humorous way, लेकिन ये काफी हद तक सही है. उनका कहना था, आई कैन नॉट इन्वेंट प्लॉट्स. प्लॉट्स तो मैं खुद नहीं बना सकता हूँ, तो मैं मिथ से बोरो कर लेता हूँ, या स्टोरीज में नहीं बना पाता हूँ तो मैं हिस्ट्री से बोरो कर लेता हूँ. विद दीज लाइन्स यू कैन बिगिन योर क्वेश्चन. ओके, नाउ कमिंग टू दिस प्ले तुगलक. It is one of most popular plays of Indian drama, modern Indian drama. बहुत सक्सेसफुली इसको स्टेज किया गया है. बार बार लगातार अलग अलग जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से इस प्ले को बड़े ही रेप्यूटेड वे के अंदर न केवल इंडियन थिएटर में बल्कि इंटरनेशनल थिएटर में भी गिरीश कर्नाड को एक्लेम मिली है, प्रशंसा मिली है तुगलक प्ले के लिए. देखिए, तुगलक प्ले का सक्सेस होने का मेन जो रीजन है वो है गिरीश कर्नाड का बड़ा ही सेंसिटिव पोर्ट्रेल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन. तुगलक स्टोरी है 14th सेंचुरी जो रूलर थे इन दिल्ली के उस समय, मोहम्मद बिन तुगलक. He has a very unique place in annals of Indian history. हम सभी उसको जानते हैं, और एक उनके लिए जो यूज किया जाता है, Mad King. He was a mad king, but there are some historians who consider he was quite visionary, but his idealistic schemes were not successful because of his own ego, because of his miscalculations of the situation, and because of his blind faith in his roundabout people. कुछ इसी तरह की चीजें अकॉर्डिंग टू कर्नाड वो सिनेरियो था इंडिया का 1960s के अंदर. 1960s में when Nehru was almost on the peak of his governance, उनको 10 इंडिया को फ्री हुए almost 10-12 साल बीत चुके थे, and most of the people were in a state of disillusionment. पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुका था, चाइना के साथ बहुत जबरदस्त एक स्टेप बैक तरह का इवेंट हुआ था नेहरू के लिए, एंड मैनी ऑफ हिज स्कीम बेसिकली बैकफायर्ड. तो जो एक एटमॉस्फेयर था, पॉलिटिकल सोशल एटमॉस्फेयर था, इट वाज फुल ऑफ डिसइल्यूजनमेंट और डिसअपॉइंटमेंट. और कहीं ना कहीं गिरीश कर्नाड कंपेयर करते हैं इस सिचुएशन को तुगलक के साथ. वी शुड नॉट से दैट इट इज डायरेक्ट एन एलेगरी ऑफ द नेहरूवियन पीरियड. ये नेहरू पीरियड की एलेगरी नहीं है, बट यस, देयर आर रेजोनेंस, देयर आर सम reverberations, there are certain, we can say, likenings, similarities between that particular period in Indian history and the political atmosphere of the 1960s. Okay, हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी. देखिए, आई मस्ट सजेस्ट यू, जब आप एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कोई भी हैंडल करते हैं ड्रामा या नॉवल से, the best way is to try to keep in your mind how the stories go forward. किस तरह से जो कहानियां आगे बढ़ती हैं उसको समझना काफी जरूरी है. एंड इफ यू मेक अ माइंड चार्ट, या आप अपने कॉपी के अंदर भी एक चार्ट बना लें कि इन दिस पर्टिकुलर सीन these important event happens, you can develop your own answer.
तो जो हमारा फर्स्ट सीन है, first scene, it takes place at the courtyard of the office of justice, office of chief justice, काजी जो उस समय बोले जाते थे, ठीक है, चीफ जस्टिस का ऑफिस है, उसके बाहर का पब्लिक प्लेस है, कोर्ट यार्ड है, देयर आर पीपल गैदरिंग एंड मैनी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, दे आर टॉकिंग अबाउट सुल्तान एंड दे आर टॉकिंग अबाउट हिज डिसीजंस, उसके जो अलग अलग डिसीजंस हैं. फॉर एग्जांपल वन डिसीजन इज नमाज being performed strictly for 5 times a day. ये उनका एक डिसीजन है जो जनरली एक मुसलमान के लिए कंपलसरी मानी जाती है, 5 टाइम की नमाज, उसका रेफरेंस है. देन रेफरेंस टू हिज रिमूवल ऑफ जिजिया या जजिया कर, जिजिया टैक्स. इट इज बेसिक, इट वाज अ टैक्स व्हिच वाज लेविड ऑन हिंदू लोगों के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था फॉर सम पिलग्रिमेज काइंड ऑफ थिंग. तो वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक इस टैक्स को हटा देते हैं हिंदुओं के ऊपर से. थर्ड डिसीजन जिसका डिस्कशन उनके बीच में चल रहा है वाज द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल. तुगलक जो है दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करना चाहते हैं दौलताबाद. नाउ इट इज वन ऑफ हिज मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजंस. उनका रीजन, तुगलक का रीजन ये है, 2 रीजन उसके लिए वो देते हैं. फर्स्ट इज पॉलिटिकल रीजन कि दिल्ली इज क्वाइट क्लोज टू द बॉर्डर्स एंड इट कैन बी, इट इज क्वाइट वल्नरेबल, आसानी से अटैक किया जा सकता है. ऑन द अदर हैंड जो दौलताबाद है, इट इज क्वाइट इन द सेंटर. सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू जो तुगलक पब्लिकली कन्फेस करते हैं इज दैट Daulatabad has majority of Hindus, so that if he takes his capital to Daulatabad, it will be like winning their support, winning their confidence that Sultan is not of one particular community, but he is there for all communities. Now, obviously, Muslims are not feeling quite comfortable with these decisions. उनको लगता है कि he is not working according to the dictates of a Muslim ruler. एक मुस्लिम शासक को जिस तरह का रूल करना चाहिए, he is not doing so. There is also a reference of Sheikh Imamuddin. He is a very important character, especially in the first part. Sheikh Imamuddin is a holy person and he has a great support base among Muslims, and he is openly criticizing the particular habits, the particular practices performed by Sultan. There is also hushed talks of the murder, or we can say death, of Sultan's father and Sultan's brother, and some people are in fact accusing that there is hand of Sultan behind these deaths. Now, most important thing that happened in this scene is introduction of this character, Aziz. He is a very important character even from university point of view, examination point of view. Aziz is a perfect foil to Tughlaq. Whatever Tughlaq does, उसकी स्कीम्स में, उसकी स्ट्रेटेजीज के अंदर जो भी कमी है, जो भी फ्लॉज हैं, जो भी लैक्यूनाज हैं, it is fully exploited by this cunning man Aziz. He very carefully examines his popular schemes and takes benefit of it. देखिए यहाँ पर एक्चुअल में तुगलक जो है, he is trying to create a character which is representative of Indian bureaucratic system or Indian we can say corrupt system. कि जो एक गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छी स्कीम लेकर आई जाती है, हाउ दिस स्कीम इज एक्सप्लॉइटेड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप और बाय पर्टिकुलर प्रिविलेज्ड पीपल. नाउ बिकॉज सुल्तान हैज एश्योर्ड, उन्होंने ये एश्योर करा है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन जस्टिस. Everybody without any consideration for caste or religion will be treated fairly in front of justice. तो अजीज टेक्स गाइज ऑफ अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण का वेश बदलता है एंड कम्स टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस and tells that he wants to accuse the Sultan himself. Everybody is surprised. Lekin Tughlaq, to show that yes, his words are always true to the spirit,
he says okay I will appear in the court, और वहां पर अजीज wins the case. वो लैंड का केस है, वो ना केवल वो जमीन उसके नाम वापस से अलॉट होती है, बिकॉज तुगलक वांट्स टू शो, क्या शो करना चाहता है कि यस इवन इफ इट इज अ ब्राह्मण ही विल डील इन द स्क्वायरली मैनर, और उसको उसकी लैंड वापस दी जाती है, 5000 दिनार उसको दिए जाते हैं, एंड साथ ही एक ऑफर किया जाता है जॉब कोर्ट के अंदर. एवरीबॉडी इज शॉक्ड बेसिकली बाय दिस हैपनिंग. लेकिन अजीज जो है he tells his friend Azam is just a sidekick, उसका सपोर्टर की तरह पिक पॉकेट है, एंड अजीज सेज दैट दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, एंड वी विल इफ यू वांट टू जॉइन मी तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वी बोथ विल गो टू दौलताबाद एंड गेट फुल बेनिफिट एंड फुल मनी आउट ऑफ हिज स्कीम्स. तो इस तरह से जो पहला सीन है वो यहाँ पर खत्म होता है. सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान में रखनी चीज है, किस तरह से जो तुगलक है उसकी आइडियलिस्टिक ड्रीम्स है. एट प्रेजेंट तुगलक हमारे सामने एक बड़ा ही सेंटली काइंड का करेक्टर सामने आता है, हु वांट्स टू डील क्वाइट स्क्वायरली विद हिज पीपल. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. सीन सेकंड जो है, सीन सेकंड दोस्तों पैलेस के अंदर है. वी कम अक्रॉस नाउ अदर साइड ऑफ तुगलक. तुगलक इज प्लेइंग चेस. ही इज एन अकम्प्लिश्ड प्लेयर, बहुत फेमस, बहुत एक्सपर्ट है वो चेस प्लेइंग के अंदर. एंड सडनली ही बिकम्स क्वाइट हैप्पी, full of joy. Why? He has solved a great problem which has not been solved by many experts of chess. वो उस problem को solve कर देता है, so he is feeling quite elated. There comes his stepmother, and his stepmother is very worried. She tells him that you are not paying attention to Ain-ul-Mulk. Ain-ul-Mulk earlier used to be his friend, his chess companion. Now he has turned into a rebel and he is planning to attack Delhi. कन्नौज से वो आर्मी लेकर आगे बढ़ चुका है, बट तुगलक इज नॉट शोइंग एनी कंसर्न अबाउट दिस मैटर. उसको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दैट इज वाई द स्टेप मदर इज क्वाइट वरिड. वो उससे कहती है कि यू शुड टेक केयर ऑफ दिस. लेकिन जो तुगलक है, ही गोज इनटू अ स्पीच काइंड ऑफ थिंग, और बहुत बड़ा नैरेटिव वो देता है अपनी मदर एंड स्टेप मदर को, दैट हाउ ही बिलीव्स इन ऑल काइंड ऑफ ग्रैंड थिंग्स, और वो सारी चीजें बोलता है. Next, we are introduced to another very important character. First is Najib, Muhammad Najib, who is a counselor and also politician. We can say he is sort of chief of army. And second one is Barani, Ziauddin Barani. Ziauddin Barani is a scholar and a historian. आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो, देयर इज अ टिपिकल वे इन ग्रीक ट्रेजेडी, कुछ अर्ली इंग्लिश ट्रेजेडीज के अंदर भी गुड एंजल बैड एंजल, वो एक ही पर्सन के दो साइड्स, डार्क साइड और ब्राइट साइड को शो करते हैं. कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं कि ये जो दो कैरेक्टर है नजीब और बरानी, दे बेसिकली शो द टू पर्सनैलिटीज, द स्प्लिट पर्सनैलिटी ऑफ तुगलक. एक तरफ तुगलक नजीब की तरह बड़ा ही कूल स्ट्रेटेजी मेकर है, पॉलिटिशियन है, श्रूड है. दूसरी तरफ बरानी की तरफ वो स्कॉलर है, लगातार हम प्ले के अंदर देखेंगे. एंड दीज टू पर्सन्स बेसिकली रिवील्स हिज टू साइड्स ऑफ कैरेक्टर्स. जो नजीब है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, रूथलेस है. इसकी एक क्वालिटी है, ही इज क्वाइट रूथलेस. रूथलेस का मतलब होता है ही डजंट अफेक्टेड बाय इमोशंस और लव एंड अदर काइंड ऑफ दीज इमोशंस. सॉफ्ट नहीं है वो बिल्कुल. अगर ही हैज टू टेक सम टफ डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ किंगडम, ही नेवर हेजिटेट्स.
दूसरी तरफ बरानी जो है ही इज मोर ह्यूमन, जेनरस है, उसके आइडियाज जो है नोबल है काफी। जो स्टेप मदर है शी इज वरिड, वो इस बात के लिए वरिड है कि जो सुल्तान के ऊपर नजीब का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, जबकि वो ये चाहती है बरानी जो है सुल्तान को सही सलाह दे। हमें ये पता चलता है देयर इज ए रेफरेंस आल्सो कि स्टेप मदर मर्डर के बारे में बात करती है तुगलक के फादर के, और शायद एक ऐसा आइडिया देती है कि शी आल्सो हैज दिस डाउट कि तुगलक हैज हिज हैंड इन दिस, तुगलक का भी इसमें कोई रोल हो सकता है। वी आल्सो कम टू नो सुल्तान हैज इनवाइटेड शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन जो प्रिंस है संपन्न नगर, इस जगह का प्रिंस है, उसको इनवाइट करा है तुगलक ने टू टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेट व्हाइल ही इज देयर टू डील विद एनन मुल्क। इन सारी चीजों के साथ ये सीन सेकंड खत्म होता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है नजीब और बरानी के कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज। नजीब किसी चीज को पॉलिटिकली डील करना चाहता है, जबकि बरानी जो है उसको बड़े ही ह्यूमन वे के अंदर डील करना चाहता है। नेक्स्ट सीन जो है सीन 3। सीन 3 सब इस प्ले के सबसे टेंस सीन्स में से एक है। इसका पूरा जो सीन है यहाँ पर हम तुगलक की स्ट्रेटेजी, तुगलक की श्रूडनेस, उन सबको हम देखते हैं। एक्चुअली में लास्ट सीन और इस सीन के बीच में हमें पता चलता है तुगलक हैज अनाउंस्ड अ पब्लिक मीटिंग। उसने तुगलक ने अनाउंस करा है अ पब्लिक मीटिंग टू बी हेल्ड, जिसमें वो इनवाइट करता है एवरीवन। मीटिंग कहां पर होगी? मीटिंग विल बी हेल्ड जहां पर जो तुगलक है वो मिलेगा शेख इमामुद्दीन से। वेयर इट विल बी डिसाइडेड कि सुल्तान रिलीजन के, मुस्लिम रिलीजन के जो डिक्टेट्स हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सुल्तान खुद वहां पर पहुंच जाते हैं इमामुद्दीन के पास, शेख साहब के पास, एंड पेज रेस्पेक्ट। बट टू द सरप्राइज ऑफ शेख इमामुद्दीन नॉट अ सिंगल पर्सन कम्स देयर, वहां कोई भी नहीं आता है। एंड सुल्तान कहता है इट्स ओके वी कैन वेट फॉर अ टाइम। लेकिन काफी टाइम बीत जाने के बाद भी जब कोई नहीं आता है, देन शेख सेज दैट इट इज ऑल यू आर डूइंग, जरूर तुमने ना उन लोगों को रोक रखा है, अदरवाइज व्हाई दे हैव नॉट टर्न। उसके बाद सुल्तान उनको अपनी पॉइंट्स बताता है कि आपके ऑब्जेक्शंस हैं, जैसे उलेमा, उसको उसने जो उलेमा इज रिलीजियस प्रीचर इन मुस्लिम रिलीजन, उनको जेल में डालने का है कि ही डजंट वांट देम टू इंटरफेयर। फिर उसके बाद ही पॉइंट्स आउट दैट ही नॉट ओनली ट्रस्ट्स कुरान, केवल कुरान की बात नहीं है, ही आल्सो रीड प्लेटो एंड एरिस्टोटल, और जो ग्रीक एलिमेंट है उसकी नेचर का ही कैन नॉट रब इट ऑफ। एंड ही आल्सो सेज दैट एज अ सुल्तान ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज सब्जेक्ट्स, पूरी जो जनता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। देयर आर क्वाइट sort of argument, give and take between Sultan and Sheikh. लास्ट में इस मीटिंग के खत्म होने से पहले सुल्तान ऑफर्स शेख समथिंग। एक्चुअल में सेकंड सीन के अंदर भी नजीब सुल्तान को ये कहते हैं कि शेख हैज अनकैनी फिजिकल रिजेम्बलेंस विद यू, शेख का हुलिया जो है आपसे काफी मिलता जुलता है। सुल्तान सेज ओ यू आर अ डेविल, उसको नजीब को ही बोलता है। सो देयर इज अ प्लान, एक्चुअली वी विल कम टू नो अबाउट इन सीन 4। यहां पर शेख को वो ऑफर करते हैं दैट यू शुड गो एज एन एनवॉय, एक दूत की तरह आप जाओ एन उन मुल्क के पास। ऑब्वियसली शेख जो होते हैं वो स्टार्टिंग में डिक्लाइन करते हैं, दिस इज नॉट माई बिजनेस, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तब सुल्तान उनको धर्म का ही हवाला देते हैं और कहते हैं डू यू वांट द ब्लड ऑफ सो मेनी मुस्लिम्स टू बी शेड,
और इस तरह से वो रेडी कर लेते हैं शेख इमामुद्दीन को दैट ही शुड गो एंड मीट एनन मुल्क एंड ट्राई टू रीच टर्म्स ऑफ पीस। दोनों जो पार्टीज हैं उन दोनों के बीच में बैटल को टाल दिया जाए। ही इज गिवन न्यू रोब, उनको बड़ा रोब्स जो सुल्तान टाइप के रोब्स दिए जाते हैं एंड ही इज टोल्ड कि इस तरह से आप जाओगे एंड यू विल हैव मेनी सो मेनी क्रेडिट। जब आप लौट के आओगे वी विल डिस्कस अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। और इस तरह से वो रेडी कर लेता है। तो ये पूरा सीन 3 के अंदर होता है। जो सीन 4 है, सीन 4 के अंदर शिहाब से हम मिलते हैं। शिहाबुद्दीन, जिसको तुगलक ने अपनी जगह पर वहां रखा हुआ था जब तक ये पूरा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। ही इज रीडिंग लेटर्स एंड शिहाब का अडॉप्टेड ब्रदर है रतन सिंह, वो इज अ हिंदू। रतन सिंह कम्स एंड इन्फॉर्म्स, वो शिहाब को बताता है कि हाउ बैटलफील्ड के ऊपर जबरदस्त एक घटना घटित हो गई है। शेख इज डेड, शेख इमामुद्दीन की वहां पर डेथ हो जाती है। शिहाब आस्क्स अबाउट एनन मुल्क के एनन मुल्क का क्या होता है एंड रतन सिंह इन्फॉर्म दैट ही इज डिफीटेड। एनन मुल्क भी क्या हो गया है, हार गया है। नाउ सुल्तान एंटर्स और सुल्तान के साथ बरानी भी है एंड नजीब भी है। Now Sultan tells them, Sultan is visibly very disturbed. He is almost looking quite drowned in sorrow. और वो कहता है कि though we have won the war, there will be no celebration, क्योंकि शेख की जो डेथ है it is a sacrifice for this kingdom and there will be we will perform a kind of we will practice a mourning next day. किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं होगा। ये कहकर और नजीब आस्क्स हिम कि आपने एनन मुल्क के साथ क्या किया, और स्टेप मदर भी जानना चाहती है। एंड सुल्तान टेल्स के आई बेसिकली फॉरगिव हिम। नजीब इज डिसअपॉइंटेड कि माफ क्यों कर दिया, कि एक्चुअली में जब वो टेंट में मेरे पास लाया गया वी डिस्कस दैट चेस प्रॉब्लम, और नजीब ने मुझे एनन मुल्क ने मुझे चेस के अंदर मेरा जो सॉल्यूशन था उसमें कमी निकाली। देन आई कुडंट किल हिम, उसके सॉल्यूशन बताने के लिए मैंने उसको उसका डेक्कन पार्ट भी अलाउ कर दिया है वापस से एंड ही इज फ्री टू रूल देयर। बरानी इज क्वाइट हैप्पी बाय दिस मैग्नेनिमस जेस्चर ऑफ सुल्तान, और बरानी कहता है इट सूट्स यू, जबकि नजीब जो है ही इज टोटली डिसअपॉइंटेड बाय दिस एक्ट। लेकिन इसके बाद जब ये लोग चले जाते हैं, रतन सिंह टेल्स शिहाब द रियल स्टोरी। शिहाब को रतन सिंह बताता है पूरी जो स्ट्रेटेजी सुल्तान ने और नजीब ने डिसाइड की थी। एक्चुअली जब वहां पर शेख जाते हैं तो वो एलिफेंट हाथी के ऊपर है, उन्होंने रोप पहन रखा है एंड 100 meters बिफोर द कैंप ऑफ एनन मुल्क he stops. Suddenly there is a bugle call for attack. ट्रम्पेट बजता है अटैक के लिए। नाउ जो एनन मुल्क का कैंपेन है वो ये सोचता है कि सुल्तान इज अबाउट टू अटैक, वो अटैक कर देते हैं और शेख मारे जाते हैं उसके अंदर। जब उनको रियलाइज होता है कि इट इज नॉट द किंग बट द शेख हु हैज डाइड, दे आर ऑलमोस्ट इन अ सॉर्ट ऑफ डॉल्ड्रम्स, और वो इधर उधर भागने लगते हैं। तब सुल्तान जो छुपा होता है थोड़ी दूर पर, ही बेसिकली टेक्स अटैक इन हिज हैंड, और पूरी जो एनन मुल्क की सेना है उसको राउट कर दिया जाता है। दैट इज हाउ ही गेट्स द विक्ट्री। रतन सिंह ये भी बताते हैं कि आई वॉज पुट इन द फ्रंट, और हरावल दस्ता जिसे कहा जाता है विच इज सपोज टू बी अ पनिशमेंट फॉर अ सोल्जर बिकॉज दे आर सपोज टू डाई श्योरली, लेकिन वो कहते हैं किसी तरह में बच गया। He also informs Shihab that there is going to be an important meeting between all the amirs and all the important citizens of Delhi and invites Shihab for that meeting. We are not told the subject on which this meeting is going to be organized, लेकिन कुछ जरूरी मीटिंग है ये पता चलता है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं फर्स्ट 4 सीन्स के अंदर सुल्तान के 2 कैरेक्टर ट्रेट्स हमें पता चलते हैं। ही इज अ स्कॉलर, नो डाउट अबाउट इट, ही हैज रेड ऑल ग्रेट फिलोसोफर्स ऑफ द वर्ल्ड, ही हैज सम ग्रेट प्लान्स फॉर हिज किंगडम, ही वांट्स टू प्रूव टू बी अ इनडिस्क्रिमिनेट रूलर। लेकिन साथ ही हमें पता चलता है ही इज वेरी श्रूड, ही इज अ वेरी क्रूअल पॉलिटिशियन एंड ही नोज हाउ टू मैनिपुलेट, दिस इज द राइट टर्म टू टॉक अबाउट हिज एक्शन। तुगलक प्ले की आगे की कहानी के लिए हम सेकेंड पार्ट में फिर मिलेंगे।
Thank you, my friends.